नमस्कार दोस्तों। नी नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एज लिमिट होने चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा, और भी एक्सेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन लॉन्च होगा देन इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए इंडिया, नेपाल और भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 22/7/2023 से 15/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट पेमेंट आप 15/8/2023 तक कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 16/8/2023 से 17/8/2023 के बीच में करवा सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में पे स्केल लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। और ये पोस्ट ग्रुप बी का है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में पे स्केल लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये पोस्ट ग्रुप सी का है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज। ये देखिए कंफर्म वैकेंसीज नहीं है। इसका कंफर्म वैकेंसीज तब पता चलेगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये अनिश्चित वैकेंसीज है, ये अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज है। ओके, देखिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 109 वैकेंसीज है, जिसमें ओपन में टोटल 88 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 39 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 21 वैकेंसीज है, एससी के लिए 12 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 6 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी वाइज सिमिलरली देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 11 वैकेंसीज है। दिल्ली पुलिस में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में टोटल 53 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अब देखते हैं सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में कितने वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 1714 है, जिसमें बीएसएफ के लिए 113 वैकेंसीज है। मेल जेंडर के लिए टोटल 107 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 43 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 11 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 29 वैकेंसीज है, एससी के लिए 16 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 8 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप फीमेल जेंडर के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं, और एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज को रिजर्व किया हुआ है। सीआईएसएफ में टोटल 630 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जेंडर वाइज देख सकते हैं कितने वैकेंसीज है। सीआरपीएफ में टोटल 818 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज जेंडर वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए। आईटीबीपी में टोटल 63 वैकेंसीज है। एफएफबी में टोटल 90 वैकेंसीज है। और दोस्तों देखिए, अगर सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जाएगा। ओके, और दोस्तों आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पोस्टिंग दिल्ली में ही हमेशा रहेगा। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज 20 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में होने चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों देखते हैं एज रिलैक्सेशन। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस में डाइवर्स्ड वुमेन, विडो वुमेन, विडो मतलब विधवा, या फिर वैसे वुमेन जो जुडिशियली उनके हस्बैंड से अलग किए गए हों, ओके, वो वुमेन 35 साल तक के एज तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं एससी एसटी, वुमेन डाइवोर्स्ड एप्लीकेंट्स के लिए, और जो जुडिशियली सेपरेट किए गए हों उनके हस्बैंड से एज रिलैक्सेशन को यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं
एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से पास हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से पास हो, साइंस बैकग्राउंड से पास हो या फिर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से पास हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है, अगर आपका ग्रेजुएशन 15/8/2023 तक कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, इसके बावजूद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और आप सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए जो इसमें सेलेक्ट होने के लिए चाहिए, फिर भी आपको इस सर्विस में ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपको पकड़ लिया जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, आप फॉर्म को तभी अप्लाई करें जब आपका ग्रेजुएशन इतना डेट से पहले कंप्लीट हो गया हो। अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लेवल को चेक करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, SC/ST एक सर्विसमैन एप्लीकेंट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा और वुमेन कैंडिडेट्स को भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पेमेंट नहीं करना होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और ये सारे एप्लीकेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप एप्लीकेशन का पेमेंट लास्ट 15/8/2023 तक ही कर सकते हैं और करेक्शन आप 16/8/2023 से 17/8/2023 के बीच में करवा सकते हैं अगर किसी भी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो फॉर्म को अप्लाई करते समय। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर एग्ज़ाम का सिटी कहाँ-कहाँ पड़ सकता है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के माइंड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से रीजन में, कौन से प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। तो देखिए, सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट आता है। तो एग्ज़ाम का सेंटर आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारे प्लेसेस में पड़ सकता है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल और इतने ही स्टेट्स आते हैं। झारखंड में देखिए, रांची में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि और कौन कौन सिटीज़ में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। कर्नाटका केरला रीजन में लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला आता है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम के सेंटर को देख लीजिएगा। सिमिलरली आप नॉर्थ रीजन का देख लीजिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप एग्ज़ाम के सेंटर को यहाँ से देख लीजिए, स्टेट या यूटी से। अब दोस्तों देखिए, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको एग्जामिनेशन सिटी का 3 ऑप्शन दिया जाएगा। एक बार आप एग्ज़ाम की सिटी को चूज़ कर लेते हैं तो बाद में किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर चेंज नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। मेरा सजेशन होगा कि आपके होम टाउन के नियर में जो एग्ज़ाम का सेंटर है उसको आप चूज़ कर लीजिए। बिलीव मी, एग्ज़ाम के टाइम में आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मेंशन किया गया है कि कमीशन के पास राइट है कि जो आप 3 एग्ज़ाम के सेंटर को चूज़ कीजिएगा, उसके अलावा भी आपको अदर एग्जामिनेशन सेंटर में भेज दिया जा सकता है। देखिए, हाल ही में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 वाला, उसमें क्या हुआ था कि कमीशन ने जो 3 अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स के द्वारा चुना गया था, वो एग्ज़ाम के सेंटर को छोड़ करके कुछ अदर एग्जामिनेशन सेंटर में भेज दिया गया था कैंडिडेट्स को। तो इस तरह का भी सिचुएशन होता है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता था, ताकि बाद में अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप ना सोचें कि अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। अब दोस्तों एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं। देखिए, एग्ज़ाम के स्कीम को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, आप इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
अब दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पेपर 1 के स्कीम को समझते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर 1 के एग्जाम को देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर 2 के एग्जाम को देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए एग्जाम का जो मीडियम है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा, बट पेपर 1 के पार्ट 4 इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और पेपर 2 का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही होगा और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का होगा। देखिए अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो। ओके, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। अब देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैंडिडेट्स को बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? अगर एनसीसी आपका 15/8/2023 तक कंप्लीट हो जाता है तो पेपर 1 और पेपर 2 में एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 10 मार्क्स दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को 6 मार्क्स दिया जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को 4 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों सिलेबस को देखते हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये सारे टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रहेंशन एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में समझते हैं। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को छोड़ करके बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट्स आते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। अब वो कैंडिडेट्स जो हिल एरियाज पे बिलोंग करते हैं, हिल एरियाज कौन कौन सा? गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगराज, मराठास, कश्मीर वैली, ले एंड लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम होने चाहिए और चेस्ट का एक्सपेंशन 80 to 85 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट का एक्सपेंशन 77 to 82 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट को छोड़ करके इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के लिए कम से कम हाइट 150 सेंटीमीटर होने चाहिए और किसी भी कैटेगरी से फीमेल बिलोंग करते हों चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। ओके, और देखिए फीमेल कैंडिडेट्स जो हिल एरियाज पे बिलोंग करते हैं, अब हिल एरियाज कौन कौन सा है जो हमने ऊपर में डिस्कस किया, उन कैंडिडेट्स के लिए कम से कम हाइट 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। वो फीमेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं कम से कम हाइट 154 सेंटीमीटर होने चाहिए। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट सभी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रनिंग करना होगा 16 सेकेंड के अंदर, 1600 मीटर भी रनिंग करना होगा विद इन 6.5 मिनट्स। 3 चांस में लॉन्ग जंप करना होगा 3.65 मीटर, हाई जंप 3 चांस में 1.2 मीटर करना होगा और शॉर्ट पुट 3 चांस में 4.5 मीटर करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रनिंग करने होंगे 18 सेकेंड के अंदर और 800 मीटर रनिंग करने होंगे 4 मिनट्स के अंदर। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर करने होंगे 3 चांस में, हाई जंप 0.9 मीटर करने होंगे 3 चांस में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। ओके, अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो है
वो पेपर 2 आप क्लियर करेंगे तभी कंडक्ट करवाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन सीएपीएफ के ऑफिसर के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, या फिर अदर मेडिकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सर्जन जो ग्रेड 1 ऑफ एनी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करते हों, उन मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। देखिए, अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो आपको फिर से री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बावजूद भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। मैं दोस्तों, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है जिसने एफएससी जीडी क्लियर किया हुआ था, ठीक है। उसमें क्या था प्रॉब्लम, उसका नी नोक होता था। नी नोक मतलब घुटने जो है वो टच होता था, मतलब जैसे ये लेग है और ये लेग है, ये मतलब ऐसे टच हो जाता था दोनों, ठीक है। तो उसको एक बार टाइम दिया गया और दोबारा उसको बोला कि आप सुधार के आओ इसको, और कई कोशिशों के बाद भी उसका ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। फिर बाद में वो जाता है री मेडिकल के लिए तो उसको अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट का मकसद ये है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज आप दूसरे वैकेंसीज को अप्लाई करने का सोचें। आप देखिए सोच रहे होंगे कि सर आप डरा रहे हैं क्या। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके फैमिली मेंबर उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका फैमिली का सर्कमस्टेंसेस अच्छा नहीं होता है। तो मैं बस इस इंसिडेंट के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है और आप जान रहे हैं कि आप मेडिकल में अनफिट घोषित किए जाने हैं, तो आप अदर वैकेंसीज को अप्लाई करें जिसमें मेडिकल का इशू नहीं रहता है। क्योंकि इस साइकिल को है ना कंप्लीट होने में लगभग 1 ईयर लगता है, और 1 ईयर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इस इंसिडेंट का इंटेंशन था कि आपके टाइम को किस तरह से सेविंग करना है। अगर आप ज़बरदस्ती सोच रहे हैं कि नहीं हम अप्लाई करेंगे ही, तो आप अप्लाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोका है। ओके, आपको फुल फ्रीडम है, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप बात को समझते हैं तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। अब आई फाइट के बारे में समझते हैं। देखिए, बेटर आइज N6 और खराब आइज N9, मिनिमम डिस्टेंस बेटर आइज 6/6 होनी चाहिए और खराब आइज 6/9 होनी चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया कि नी नोक का प्रॉब्लम होता है तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, ओके। और कैंडिडेट्स देखिए, हेल्थ और मेंटली गुड होने चाहिए, किसी भी बीमारी से डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, ओके। फ्री होने चाहिए, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होने चाहिए, ये सब यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ओके। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। अब देखिए, एक क्वेश्चन रेज होता है कि टेटू है बॉडी में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंडियन आर्मी में जो ट्रेडिशनली सिंबल रहता है उसको अलाउ किया जाता है। अगर वो टेटू है तो अलाउ किया जाएगा, बट देखिए इसका भी कंडीशन है, साइज 1/4 से कम होने चाहिए और बॉडी के इब्लो या फिर हैंड पार्ट में ही होने चाहिए। अगर अदर पार्ट में होता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ओके। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और लास्ट में वो टाइम बर्बाद कर लेते हैं, ओके। अगर टेटू आपका है, जैसे कि आपका पूर्वजों से ये चलते आ रहा, मतलब आपके रीति रिवाज में ही है, टेटू छपवाना ही है, तो ये चलेगा, ओके। जैसे कि इंडियन आर्मी में परमिशन दिया जाता है। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। तो देखिए, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। किसी भी तरह का मिस्टेक है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही, ओके। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट को तैयार कर लीजिएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि SDM या फिर DM,
तो इन अथॉरिटी के द्वारा आपका मतलब सिंपली मैं कहूँ तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होने चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप डाइवर्स्ड वुमेन हैं, ओके, या फिर विडो वुमेन हैं, तो आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट शो करना होगा। अगर आप विडो वुमेन हैं तो आपके हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट को आपको शो करना होगा एज में, अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, ओके, तो ये सब मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको आपको नहीं देखना है बिकॉज आप जानते हैं कि कट ऑफ हाई चला जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ओके। फॉर आपको इस एग्जामिनेशन में आपको 100% देना है, ओके। आपका कंपटीशन आपसे खुद है और किसी से नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपको आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। और देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि मोबाइल फ़ोन से ही इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे, ओके। बट देखिए, उस वीडियो को तब बनाएंगे जब 100 लाइक, देखिए ज़्यादा टारगेट भी नहीं है, 100 लाइक होना चाहिए वीडियो में, तभी बनाएंगे, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।